सादत हसन मंटो की टोबा टेक सिंह ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि 1947 के पार्टीशन की उथल-पुथल से निकला एक जबरदस्त व्यंग्य है। ये उन राजनीतिक फैसलों पर एक सीधी और तीखी चोट है, जिन्होंने रातों रात लाखों लोगों को अपनी ही जमीन पर बेगाना कर दिया था। देखिए, मंटो के ये शब्द ही इस कहानी का पूरा दर्द बयां कर देते हैं। अपनी पहचान खो देने का दर्द, विस्थापन का संकट। और ये सवाल सिर्फ मंटो का नहीं था। उस दौर में ये लाखों लोगों की अनकही उलझन थी, जिसे मंटो ने अपनी कहानी की बुनियाद बना लिया। तो सवाल ये उठता है, और यही सवाल इस कहानी और हमारे आज के पूरे विश्लेषण की जान है, कि जब पूरी दुनिया ही पागलपन की हदें पार कर रही हो, तो फिर समझदारी और पागलपन का फैसला आखिर करेगा कौन? आज हम इन्हीं पहलुओं पर बात करेंगे और मंटो की कहानी की एक-एक परत को खोलकर देखेंगे। तो चलिए इस कहानी की दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। तो ये कहानी 1955 में छपी थी और मंटो ने इसका आधार बनाया एक बहुत ही अजीब फैसले को, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच पागल खानों के कैदियों की अदला बदली। असल में ये अदला बदली एक बहाना थी, जिसके जरिए मंटो उन बेतुके राजनीतिक फैसलों पर सवाल उठा रहे थे जिनकी वजह से पार्टीशन हुआ। ये कहानी कम एक चार्ट शीट ज्यादा लगती है। तो जरा सोचिए इस सिचुएशन के बारे में। लाहौर का एक पागल खाना, और वहां खबर पहुंचती है कि अब धर्म के आधार पर कैदियों को भी बांटा जाएगा। ये उन लोगों के लिए कितना अजीब होगा जिन्हें शायद ये भी नहीं पता कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान आखिर है क्या। मंटो यहीं से बाहरी दुनिया के पागलपन और पागलखाने के अंदर की दुनिया के बीच की दीवार को दिखाना शुरू करते हैं। और यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है। मंटो दुनिया को जैसे उल्टा कर देते हैं। वो पागलखाने को एक ऐसी जगह की तरह दिखाते हैं जहां लोग लॉजिकल सवाल पूछ रहे हैं, तर्क की बात कर रहे हैं, जबकि बाहर की समझदार दुनिया अतार्किक राष्ट्रवाद के नशे में पूरी तरह पागल हो चुकी है। ये देखिए कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ हैं बड़े बड़े भारी भरकम शब्द, राष्ट्रीय पहचान, संप्रभुता, सीमा नियंत्रण, और दूसरी तरफ है बहुत ही सीधे, असली और मानवीय सवाल। मेरा घर कहाँ है? मेरा परिवार कैसा होगा? ये पाकिस्तान भला क्या है? कैदियों के ये सवाल उन बड़े बड़े नारों को एकदम खोखला साबित कर देते हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए फ्रेंच फिलोसोफर मिशेल फूको का कन्फाइनमेंट का आइडिया बहुत काम आता है। फूको कहते हैं कि ब्रिटिश राज के दौरान पागल खाने जैसी जगह सिर्फ इलाज के लिए नहीं थीं, बल्कि ये समाज पर कंट्रोल रखने का एक टूल थी। जो भी अलग या तर्कहीन समझा जाता उसे बंद कर दिया जाता था। लेकिन मंटो यहाँ एक कमाल का काम करते हैं। वो फूको के इस आइडिया को ही पलट देते हैं। उनकी कहानी में पागल खाना कंट्रोल की जगह नहीं, बल्कि बाहर चल रहे सरकारी पागलपन से बचने की आखिरी पनाहगाह बन जाता है। अब ये जगह प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का एक सिंबल है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, मंटो के इस गहरे व्यंग्य की धार अक्सर अनुवाद में खो जाती है। खास तौर पर खालिद हसन का अंग्रेजी अनुवाद, जो बहुत पॉपुलर है, वो कई जगहों पर कहानी की असल आत्मा को पकड़ नहीं पाता। अब ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, इससे कहानी का मतलब ही बदल जाता है। जब मंटो हुकूमत लिखते हैं तो उनका मतलब एक बेरहम राज से होता है, लेकिन अनुवाद में गवर्नमेंट लिखने से वो भाव चला जाता है। और सबसे मजेदार है दानिशमंदों का अनुवाद, जिसका मतलब है बुद्धिमान लोग। मंटो असल में इन बुद्धिमान नेताओं पर तंज कस रहे थे, लेकिन अनुवाद में इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स लिखने से वो पूरा व्यंग्य ही खत्म हो गया। चलिए अब आते हैं कहानी के दिल पर, उसके नायक बिशन सिंह पर। वो प्रतिरोध की एक चलती फिरती मिसाल हैं। यही मंटो की सबसे बड़ी बात है। बिशन सिंह की असली पहचान क्या है? न हिंदुस्तान न पाकिस्तान। उनकी पहचान है उनका गांव, उनकी जमीन, टोबा टेक सिंह। ये जो नई नई सीमाएं खींची जा रही हैं, ये उनके लिए बेमानी है, इनका कोई मतलब नहीं है। अब ये सुनने में तो बिल्कुल बेमतलब की बकवास लगती है ना? लेकिन ये बकवास नहीं है। ये असल में पंजाबी और अंग्रेजी को मिलाकर बनाया गया एक भाषाई हथियार है। इसके जरिए बिशन सिंह उस औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी भाषा को तोड़ देते हैं जिसे वो समझ नहीं पा रहे। ये उनका प्रोटेस्ट करने का अपना तरीका है। और फिर आता है कहानी का वो क्लाइमैक्स जो सब कुछ बदल देता है। बॉर्डर पर बिशन सिंह सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, टोबा टेक सिंह कहाँ है?
जब उन्हें पता चलता है कि वो पाकिस्तान में है तो वो हिंदुस्तान जाने से साफ मना कर देते हैं। वो ना इधर जाते हैं ना उधर, वो उस बीच की जमीन को चुनते हैं जिसका कोई नाम नहीं। ये लाइनें ये रोंगटे खड़े कर देती हैं। बिशन सिंह की मौत उस नो मैन्स लैंड में होती है, एक ऐसी जगह जो ना हिंदुस्तान है ना पाकिस्तान। ये उनका आखिरी और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध है, सरकारों और उनकी खींची हुई लकीरों के खिलाफ एक शारीरिक विद्रोह। तो इस कहानी का असर सिर्फ 1947 तक ही सीमित नहीं है, इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है और इसीलिए ये एक टाइमलेस कहानी है। आप देख सकते हैं कि कैसे 1955 में लिखी एक कहानी दशकों बाद भी दुनिया भर में अपनी अहमियत बनाए हुए है। बीबीसी का इसे दुनिया को आकार देने वाली कहानियों में शामिल करना बताता है कि मंटो का सच कितना सार्वभौमिक है। और यही वजह है कि मंटो आज भी इतनी ज़रूरी हैं। आज भी दुनिया में जहाँ कहीं भी सरहदों और पहचान के नाम पर इंसानों को बांटा जाता है, वहाँ टोबा टेक सिंह की कहानी याद आती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि नक्शे पर लकीरें खींचना बहुत आसान है, पर किसी इंसान की पहचान को मिटाना नामुमकिन। तो जाते जाते ये कहानी हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ गुजरे हुए कल का किस्सा नहीं है, ये एक आईना है जो हमें आज की दुनिया में भी अपनी पहचान, अपनेपन और इन सब के खिलाफ खड़े होने के मतलब पर बार बार सोचने पर मजबूर करता है।